Hey guys, दिव्यांश एंड वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ मैच डे रिव्यू। अब देखो पर्टिकुलरली यहाँ पर मैंने मैनचेस्टर सिटी वर्सेस लूटन टाउन का देखा है, लेकिन इतनी शिद्दत से नहीं देखा है। तो हम आज के एपिसोड में सिर्फ 3 मैचेस के बारे में बात करने वाले हैं। यहाँ पर मैनचेस्टर यूनाइटेड की हम थोड़ी सी टेनेक की थोड़ी सी कच्ची उतारेंगे। उसके बाद हम लोग बात करेंगे यहाँ पर रियल मैड्रिड और बार्सिलोना की, क्योंकि भाई तीनों ही मैचेस में जो एस्पिरेशंस था ना वो बहुत बड़े बिल्डअप की तरफ था। क्योंकि भाई रियल मैड्रिड अब मैनचेस्टर सिटी एतिहाद में उनको फेस करने वाली है, और अगर हम बार्सिलोना की बात करें तो उनका भी एक बहुत बड़ा पेशेंस और परसिवरेंस का टेस्ट है अगेंस्ट पीएसजी। और अगर हम मैनचेस्टर यूनाइटेड की बात करें, हाँ मैनचेस्टर का कुछ नहीं है, आई एम सो सॉरी। बट अगर सबसे पहले बात करते हैं हम यहाँ पर रियल मैड्रिड की, भाई रियल मैड्रिड ने यहाँ पर मयोर्का को 1-0 की स्कोर लाइन से हराया, और ये बहुत बड़ा टेस्ट था। क्योंकि देखो सबसे पहले अगर प्री मैच कॉन्फ्रेंस की बात करें तो कार्लो एंसेलोटी ने इस चीज़ को कंफर्म कर दिया था कि कोई आप एपिक रेवोल्यूशनरी यहाँ पर कोई रोटेशन नहीं होने वाली, कुछ रोटेशंस होंगी। उसके बाद यहाँ पर हमको देखने को मिला कि मॉड्रिच ने खेला, जोजेलू ने खेला, ब्राहिम दियाज ने खेला, और यहाँ पर आपको नाचो भी स्टार्टिंग 11 में देखने को मिला। बाकी सब यहाँ पर सेम था। हाँ, लुकास वास्केस भी यहाँ पर राइट बैक में खेले। अगर मैच की बात करें, पहला हाफ कतई बोरिंग, लेकिन आप एक्सपेक्ट भी करते हो, क्योंकि ये मयोर्का जो कि 5-3-2 की फॉर्मेशन के साथ गई थी अभी हाल ही में जो कोपा देल रे का फाइनल हुआ था अगेंस्ट एथलेटिको बिलबाओ, वो अब यहाँ पर 5-4-1 की फॉर्मेशन के साथ गई थी। क्योंकि सबको पता है कि मिडफील्ड अगर मैड्रिड की आपने रोक दी तो कहीं ना कहीं आपने अटैक को मिडफील्ड से अलग थलग कर दिया, और यहाँ पर मैड्रिड थोड़ी सी टूथलेस सी हो जाती है ना, पोपली सी हो जाती है। लेकिन सेकंड हाफ की अगर हम बात करें तो भाई सेकंड हाफ में चुआमेनी ने जो यहाँ पर मैजिकल गोल दिया ना, शायद से डिफ्लेक्शन की तरफ थोड़ा सा था, लेकिन भाई मैं कह रहा हूं ना कि चुआमेनी का वर्क रेट डिफेंसिवली ऑफेंसिवली वो एक खूबसूरत केक है, और जो उसके गोल्स है ना वो चेरी ऑन द पॉप है। यही चीज मैं बेलिंगम के रिगार्डिंग भी कहता हूं कि उसके लैक ऑफ गोल्स पे भाई ज्यादा फोकस मत करो, क्योंकि कभी ना कभी तो वो होना ही था। लेकिन भाई चुआमेनी का ये गेम 2 तरीके से बताता है आपको। सबसे पहले तो उसकी खूबसूरत, उसकी नजाकत के साथ वो जो डिफेंड करता है ना अपनी अपने 4 आगे के 4 को, वो भाई सॉरी पीछे के 4 को, वो भाई बहुत खूबसूरत है। लेकिन एट द सेम टाइम उस गधे को ये बताओ कोई कि येलो कार्ड मत लेता भाई, तो हमको मैनचेस्टर सिटी के अगेंस्ट दिख जाता। लेकिन भाई एट द सेम टाइम आपको मॉड्रिच की भी तारीफ करनी पड़ी, क्योंकि 38 की उम्र में वो जिस तरीके से एनर्जी लेके आता है, वो जिस तरीके से एथलेटिज्म लेके आता है, और वो मैजिकल टच लेके आता है, वो भी सही था। बेलिंगम भी इस गेम में काफी शार्प लगा। अगेन यहाँ पर अगर हम वाल्वर्दे की बात करें, 44वां कंसेक्यूटिव गेम है और 90 के 90 मिनट खेल गया। भाई मैं क्रिटिसाइज नहीं करूंगा यहाँ पर कार्लो एंसेलोटी का, आई जस्ट कंसर्न रहेगा मेरा यहाँ पर कि भाई यार पता है मैनचेस्टर सिटी के अगेंस्ट आपका 3 दिन बाद एक गेम है, और कितना बड़ा गेम है, और वहां पर एक फिजिकल इंटेंसिटी एक ऐसी चीज है जिसको कार्लो एंसेलोटी माने या ना माने, लेकिन तुमको ही पता है कि ये चीज सबसे इंपॉर्टेंट है। बट भाई मैं वाल्वर्दे पे भरोसा रखता हूँ कि भाई ही नोज हिज इंटेंसिटी, और मैं कार्लो पे भी इस चीज पे भरोसा रखता हूँ। आई एम जस्ट कंसर्न एज अ फैन, क्योंकि कार्लो को पता होगा भाई वो ट्रेनिंग में देख रहा है, और उसकी वाल्वर्दे से बातचीत भी हो रही होगी कि भाई ठीक है तेरे को इतने गेम खेलने हैं, तेरे को खेलना है कि नहीं, तेरे को रेस्ट होनी चाहिए, क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि हमारे पास मिडफील्डर नहीं है। लेकिन यहां पर अगर हम बात करें अब थोड़े नेगेटिव्स की, देखो ये बात तो तय थी कि यहां पर 5-4-1 की फॉर्मेशन जिस मयोर्का के साथ गई थी काफी डिफेंसिव थी, एंड डेफिनेटली यहां पर रियल मैड्रिड बॉल को प्रोग्रेस इतने बढ़िया तरीके से नहीं कर पा रही थी, क्योंकि 2 चीजें इस गेम में सबसे इंपॉर्टेंट थी। आपके क्विक 1-2 चाहिए थे, और डेफिनेटली यहां पर भाई आपने जिस रीजन की वजह से जोजेलू को खिलाया है, दैट इज द क्रॉस और पेनल्टी बॉक्स में सर्कुलेट करके पोचर वाला गोल, वो तो आया ही नहीं इस पूरे मैच में। जोजेलू का कुछ खास कंट्रीब्यूशन नहीं था। ब्राहिम दियाज की बात करें, वही एनर्जेटिक है, वाइब्रेंट है, एग्रेसिव है, और बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है, लेकिन उसमें ना अभी भी डिसीजन मेकिंग की तो थोड़ी सी कमी है भाई देखो, एंड दैट्स व्हाई भाई रॉड्रिगो और विनीसियस जूनियर काफी अहेड है। उसमें डिसीजन मेकिंग कमी है, कब उसको थोड़ा सेल्फिश होना है और कब उसको यहाँ पर थोड़ा सा उसको थोड़ा सा सेल्फलेस होना पड़ेगा, क्योंकि उसमें बैलेंस बनाना बहुत ज्यादा जरूरी है। आज के मैच में आप इसको नजरअंदाज कर सकते हो, लेकिन एक बड़े मैच में आप इसको नजरअंदाज नहीं कर सकते। क्या हम कह सकते हैं कि इस मैच को देख के यहाँ पर मैनचेस्टर सिटी के अगेंस्ट रियल मैड्रिड तैयार दिखती है? देखो पार्शियली येस और पार्शियली नो। पार्शियली नो इसलिए क्योंकि अगेन ये गेम ऐसा था ही नहीं जहां पर आप रियल मैड्रिड को इंटेंसिटी वाला प्रेस करते हुए देखोगे, या फिर आप यहां पर उनको थोड़ा सा सफर करते हुए देखोगे। इट वाज अ स्ट्रेट फॉरवर्ड कि आपको यहां पर एक ऐसे लो ब्लॉक को तोड़ना है जो कि बस आपको हर्ट करने के चांसेस पे, जहां पर वो 2-3 चांस बना पा रहे थे, और वहां पे मैं कहूंगा कि लुनेन ने अच्छे सेव निकाले। लेकिन पार्शियली यस मैं इसलिए कहूंगा क्योंकि जब विनीसियस आया तो भाई पता चल गया कि ठीक है गेम बढ़िया लग रहा है, जो आपकी स्टार्टिंग 11 है वो भी शार्प लग रही है, रूडिगर अभी भी लीडर बन रहा है, और लुनेन को भी कॉन्फिडेंस वापस आया होगा। एतिहाद में आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज, मैं एग्री करता हूं कार्लो एंसेलोटी के साथ कि वहां पर आपकी इंटेंसिटी तो मैटर करती ही करती है, लेकिन भाई आपका एटीट्यूड
वो सबसे ज़्यादा मैटर करता है। अगर आप एतिहाद में जाओगे कि आप ऑलरेडी एक डिसएडवांटेज पे हो तो कहीं आप गेम हारने वाले हो। आप यहाँ पर एतिहाद पे जाओ ये सोच के कि आप वहाँ पर जीतने वाले हो, रिगार्डलेस ऑफ द फैक्ट कि क्या रिजल्ट होगा या नहीं होगा, उससे फर्क नहीं पड़ता। लेकिन रियल मैड्रिड इज द चैंपियंस लीग हेजिमनी, तो उसको प्रूव करके आना है। एतिहाद पे एफर्ट्स काउंट करते हैं, रिजल्ट उसके बाद आता है। इसी के साथ अगर बात करें यहाँ पर बार्सिलोना की, जितना रियल मैड्रिड ने यहाँ पर रोटेशन किया, बार्सिलोना ने उससे कहीं ज्यादा रोटेशन किया। भाई यहाँ पर आपको सर्जी रोबर्टो दिखते हैं, हाँ कुबारसी यहाँ पर वापस से स्टार्टिंग 11 में देखने को मिला, लेकिन हेक्टर फोर्ट आया था, मार्कस अलोंसो था, उसके बाद जाओ फेलिक्स को खिलाया गया, विक्टर ओगे को खिलाया गया। तो ओवरऑल यहाँ पर सबको बेंच पे बिठाया गया, जो कि बहुत सेंसिबल डिसीजन भी था। लेकिन मैं ये कहूंगा कि इसके बावजूद भी बार्सिलोना ने बहुत सॉलिड डिफेंडिंग की है, बहुत अच्छा गेम देखने को मिला। और यस, जाओ फेलिक्स का बाइसिकल किक वाला गोल बहुत बढ़िया था, काफी बेहतरीन था। जाओ फेलिक्स का ये वाला गेम नजाकत से भरा हुआ था। बस मेरे को एक चीज से प्रॉब्लम है जाओ फेलिक्स की, दैट भाई कंसिस्टेंट रह लेना, क्योंकि आप इस गेम को देख के भाई हो सकते हो बहुत चक्का, आप थोड़ा सा फ्लैटरी हो सकते हो, लेकिन कहीं ना कहीं ये तो आपको ही मानना पड़ेगा कि अगर रफीनिया, लमीन यमाल और लेवेंडोव्स्की की बात करें तो जाओ फेलिक्स अभी भी थोड़ा पीछे है। अगर यही परफॉर्मेंस वो 3-4 लगातार हफ्ते में देता ना, तो कहीं ना कहीं मैं मान जाता कि भाई जाओ फेलिक्स को तो पीएसजी के अगेंस्ट खेलना ही पड़ता है। लेकिन अगेन एवरीथिंग इज नॉट जस्ट अबाउट द स्टार्टिंग 11, आपके बेंच वाले प्लेयर्स भी तैयार होने चाहिए, और जाओ फेलिक्स उसका एक प्योर एग्जांपल है कि ही इज रेडी फॉर द अपॉर्चुनिटी। इसी के साथ अगर हम बात करें यहाँ पर कुबारसी की, क्या कहूं मैं बंदे के लिए, भाई तैयार है भाई, ये 17 साल का लौंडा आपको 26-27 साल वाली लीडरशिप वाली क्वालिटी दिखाता है आपको। उसकी पासिंग रेंज की बात करें, डिफेंडिंग की बात करें, उसके आईक्यू की बात करें, लेवल्स अबव है। पेड्री की बात करें, अगेन मैजिकल था। इसके साथ ही यहाँ पर देखो सेकंड हाफ में गेम खुलता है, क्योंकि कार्डिस अब थोड़ा सा कहीं ना कहीं खुलने वाली गेम खेल रही थी कि हाँ भाई हमको यहाँ पर अब गोल मारना पड़ेगा। तो जैसे वो गोल मार रहे थे, मैं ये जरूर कहूंगा कि बार्सिलोना एट टाइम्स यहाँ पर शेकी लगती है, अनस्टेबल लगती है। कहीं ना कहीं कार्डिस को वो यहाँ पर पेनिट्रेट करने का मौका दे देते हैं, बट उतने ही चांसेस तो यहाँ पर बार्सिलोना ने भी बनाए हैं। ओवरऑल यहाँ पर गेम इवेंचुअली, क्योंकि कार्डिस थक जाती है, उनकी इंटेंसिटी कम हो जाती है, लेकिन गेम सेकंड हाफ में काफी अच्छा रहता है। बार्सिलोना को इस परफॉर्मेंस से खुश रहना चाहिए, क्योंकि सेकंड टीम ने बहुत सॉलिड परफॉर्म किया है। फर्स्ट टीम ऑलरेडी यहाँ पर पार्क द प्रिंसेस में उनको फोड़ के आई है, तो भाई डेफिनेटली यहाँ पर बार्सिलोना के लिए तो बहुत अच्छा दिन है। बस एक नेगेटिव ये है कि रियल मैड्रिड क्योंकि अपना मैच जीत गई, तो ला लीगा कहीं ना कहीं भूलना पड़ेगा ही। इसी के साथ अगर बात करें यहाँ पर अब मैनचेस्टर यूनाइटेड की, तो चलो इसी बात पे अब कच्ची उतार देते हैं उनकी। भाई मजा तब आया है जब लास्ट के मोमेंट पर टेन हैग के मुंह में बिल्कुल कैमरा लेके घुस गया वो, क्योंकि सबको पता था कि बेइज्जती वाला चेहरा है तो कैसा देखना पड़ता है। लेकिन मेरे को अभी भी समझ में नहीं आता है कोई इस चीज़ को कैसे डिफेंड कर सकता है। अगर कोई मेरे को आज के पर्टिकुलर मैच के बाद एक अगर देख भाई मैनचेस्टर यूनाइटेड में ना इंजरी क्राइसिस है, भाई बर्नमथ में भी इंजरी क्राइसिस थी और वो बर्नमथ है। भाई सेकेंड हाफ में एक सीन आया था, एक ऐसे बोर्ड आया था स्टैटिस्टिक्स का, जहाँ पर 16 शॉट उन्होंने मारे थे और 7-8 शॉट यूनाइटेड ने मारे थे, तो 16 वर्सेस 7-8। और ये में बर्नमथ वर्सेस मैनचेस्टर यूनाइटेड की बात कर रहे हैं, मतलब कोई अर्जेंसी नहीं दिख रही है। भाई तुम्हारे पास तो कोई गेम भी नहीं है, तुम तो 1-2 साल में एक गेम खेल रहे हो यार, तुम पे तो कुछ है ही नहीं। तुमको सबसे ज़्यादा इंटेंसिटी दिखानी चाहिए, है इंटेंसिटी। मैं बताता हूँ इंटेंसिटी कैसी है। बर्नमथ के पास पोजीशन थी, वो बढ़िया अपना पिंग पोंग वाला फुटबॉल खेल रहे हैं। हमारे यहाँ मैनचेस्टर यूनाइटेड के प्लेयर भाग रहे हैं, कूद रहे हैं, फुदक रहे हैं, गिर रहे हैं, पड़ रहे हैं। कासिमिरो को तो पता नहीं क्या ही हो गया, कोई टच नहीं है यहाँ पर, प्लेयर्स में कोई कोऑर्डिनेशन नहीं है, कोई यहाँ पर इंटेंसिटी की अगर हम बात करें तो वो कोऑर्डिनेटेड नहीं है, वो कंट्रोल नहीं है, वो स्पेसिफिक नहीं है। और गेम तो मतलब कुल मिला के मेरे को लगता है कि उसे 3 ही चीज दिखती हैं टेन हैग को ना, एक उसको उनाना वाला पेनल्टी बॉक्स दिखता है, एक उसको यहाँ पर दूसरे का पेनल्टी बॉक्स दिखता है, और एक उसको यहाँ पर स्कॉट मैकटोमिने दिखता है। उससे मतलब ही नहीं है। हाँ स्कॉट मैकटोमिने को आज यहाँ पर चांस नहीं मिला, लेकिन कहीं ना कहीं बस उसके दिमाग में वो रांगनिक से भी ज्यादा तेज है। वो जैसे राल्फ रांगनिक कहता ना कि 8 सेकंड में आपको अपने हाफ से दूसरे हाफ में लेके जानी है, आपको वहां पेनल्टी शूट मार के आना है। ये अलग ही चल रहा है, ये मैगी के ये इनो के हिसाब पे चल रहा है कि 6 सेकंड में हमको गोल मार के आना है। वो होता कभी है नहीं, तो आप कंट्रोल भी खो देते हो, आप पोजीशन भी खो देते हो, फिर आप यहाँ पर फोकस भी खो देते हो। वो तो बर्नमथ ने मतलब एक कह सकते हो कि इनको कोई गिफ्ट चाहिए, इनको कोई गलती चाहिए, तो बर्नमथ ने वहां पर पेनल्टी दे दी, इसलिए 2-2 हो गया। अपार्ट फ्रॉम दैट वहां पर क्लोवर्थ के 3-2 कर देता, वो तो ओनाना के आंट के नीचे बॉल फंस गई तो वो बचा ली उसने। लेकिन भाई ये लॉन्ग टर्म नहीं जा सकता। अब देखो इवेंचुअली मैं जब भी टेन हैग की बेइज्जती कर रहा हूँ या फिर मैं जब भी टेन हैग को क्रिटिसाइज कर रहा हूँ कंस्ट्रक्टिवली या फिर सार्कास्टिकली, इट डजंट मीन कि मैं कह रहा हूँ कि नहीं टेन हैग को सैक ही कर दो। आई एम जस्ट सेइंग कि भाई टेन हैग को डिफेंस करने के पीछे कोई प्रॉपर वो भी तो होना चाहिए ना यार।
मतलब मैं कह रहा हूँ कि ठीक है, इंजरीज भी एक रीज़न हो सकता है, लेकिन क्या डिएगो डालो सही परफॉर्म नहीं कर रहा? डिएगो डालो की बढ़िया परफॉर्मेंस आ रही है अगर इंडिविजुअल लेवल पे बात करें। मैग्वायर भी बढ़िया रॉक सॉलिड लग रहा है। ओनाना ने अपने आप को वापस से कंस्ट्रक्ट किया है। ब्रूनो फर्नांडिस यहाँ पर अपना यूजुअल गेम खेल रहा है। जो पिटते हुए दिख रहे हैं वो मार्कस रैशफोर्ड है। गार्नाचो की अगर हम बात करें, मैजिकल गार्नाचो, ये सब है। तो तेरे प्लेयर है तो भाई, जो तेरे प्लेयर्स खेलते हैं जिसको बढ़िया लिख रहे हैं वो है तो तेरे साथ यार। तू अभी भी लगा पड़ा है कि नहीं मेरे पास लुक शॉ नहीं है, मेरे पास लिसांद्रो मार्टिनेज नहीं है। तुम क्या गारंटी है कि वो इनके साथ भी बेहतरीन फुटबॉल खेल जाएगा? इनके साथ उसको नहीं चाहिए कंट्रोल, उसको चाहिए केओस। वो बताता है कि यहां पर मेरे को एक डोमिनेटिंग फुटबॉल खेलना है, मेरे को एक बेस्ट काउंटर अटैकिंग टीम चाहिए, लेकिन उसकी ना ही डोमिनेटिंग फुटबॉल वाली टीम है और ना ही उसकी बेस्ट काउंटर अटैकिंग वाली टीम है। उसकी बस केओस वाली टीम है। वो बता रहा हूं मैं, वो मैड्रिड समझ रहा है अपने आप को, लेकिन फर्क ये है कि वो रियल मैड्रिड तो बिल्कुल भी नहीं है। वीगन मैड्रिड हो सकता है तो अलग बात है। इट्स ऑल अबाउट कि वो ये समझता है कि केओस में उसके पास ऐसे प्लेयर्स हैं, जैसे मार्कस रैशफोर्ड की बात करें, लुक शॉ ओवरलैप कर देगा, ब्रूनो फर्नांडिस की बात करें, रास्मस हॉयलैंड की बात करें, स्कॉट मैकटोमिने की बात करें, गार्नाचो की बात करें, ये कहीं ना कहीं उसको काउंटर अटैक में गोल ला के दे देंगे। लेकिन वो जो चीज़ नहीं समझ पा रहा वो ये है कि इसका कॉन्सिक्वेंसेज ये होता है कि जब वो कंट्रोल को खोएगा तो कितनी आसानी से उसकी टीम कट पा रही है बर्नमथ से। और ये मैं पहली बार थोड़ी बोल रहा हूँ, बर्नमथ हो गई, कोई और उठा लो, कोई और उसके पीछे उठा लो, उसके ऊपर से 69 करके कोई और उठा लो, भाई ये तो हर बार की मिशनरी बात है ना। द फैक्ट रिमेन्स द सेम कि आप गेम्स को कंट्रोल नहीं कर रहे हो। आप ना ही किसी भी स्टैटिस्टिक्स में, आप तो पोचेटिनो की तरह एक्सजी भी नहीं गिना सकते यार। सिंपल पॉइंट है कि अगर आप लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट की बात करते हो तो भाई शॉर्ट टर्म में कुछ तो दिखा दे। सिंपल है ना यार। और चैंपियन लीग में बहुत बात की बात है, जब टॉटनहम अपना मैच हार गई तो आपको मैच जीत के आज कहीं ना कहीं वो गैप क्लोज करना, आप तो उससे भी गए गुजरे हो। और टॉटनहम कम से कम फुटबॉल तो ढंग का खेल लेती है। अब हार जाती है वो अलग, उनकी बेइज्जती की बात है, स्पोर्ट्सी थिंग है। लेकिन मैनचेस्टर यूनाइटेड तो ना जीतती है, ना अच्छा खेलती है, ना ही कोई चमकता है, ना कुछ है। बस जो दिखता है वो टेन हैग का ही टकला दिखता रहता है बस।